हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न मतलब इसके 4 सेशन आपके पास पहुंच गए हैं। ये 5वां सेशन है। तो 5वें सेशन का पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 150। प्रश्न क्या है? बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या है? बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या है? किस अनुक्रम में पेश होता है बजट, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 150। विनियोग विधेयक, सामान्य चर्चा, वित्त विधेयक या अनुदान की मांगों पर चर्चा? तो प्रश्न नंबर 150 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बजट निर्माण के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम क्या है? विनियोग विधेयक, सामान्य चर्चा, वित्त विधेयक या अनुदान की मांगों पर चर्चा? तो चलिए भाई, अब इस पर हम विचार करते हैं सही अनुक्रम क्या है भाई। तो पहले तो बजट निर्माण के संबंध में पहले चर्चा होती है, फिर क्या होता है? अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है। पहले चर्चा, फिर अनुदान की मांगों पर चर्चा, फिर उसके बाद में विनियोग विधेयक पेश होता है, विनियोग विधेयक। उसके बाद में फिर वित्त विधेयक। तो ये पहले अब 1 नंबर पे सामान्य चर्चा, फिर 2 नंबर पे अनुदानों की मांगों पर चर्चा, तो 2, 4, फिर विनियोग विधेयक 2, 4, 1, फिर वित्त विधेयक 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 भाई 2, 4, 1, 3। प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले सामान्य चर्चा होती है, फिर अनुदान की मांगों पर चर्चा होती है, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक। प्रश्न नंबर 150 पे ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 151। व्यक्तिगत नियम का अर्थ। व्यक्तिगत नियम का भाई अर्थ क्या है, ये बताना है। तो वित्त वर्ष की समाप्ति पर विधायिका द्वारा दत्त वित्त मत सभी विनियोग समाप्त हो जाते हैं। वित्त वर्ष की समाप्ति विधायिका द्वारा दिए मत सभी विनियोग समाप्त हो जाते हैं, या संसद का सत्रावसान होने पर उसमें लंबित सभी विधेयक व्यक्तिगत हो जाते हैं, या आशंसा यदि विपक्ष मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करे तो मंत्रालय की अनुदान मांगे व्यक्तिगत हो जाती हैं, या यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विनियोग विधेयक को वापस न करे तो वह व्यक्तिगत हो जाता है भाई। तो प्रश्न नंबर 151 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 151, व्यक्तिगत नियम का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? वित्त वर्ष की समाप्ति पर विधायिका द्वारा दत्त मत सभी विनियोग समाप्त हो जाते हैं, या संसद द्वारा सत्रावसान होने पर उसमें लंबित सभी विधेयक व्यक्तिगत हो जाते हैं, या यदि विपक्ष मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करे तो मंत्रालय की अनुदान मांगे व्यक्तिगत हो जाती हैं, या यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विनियोग विधेयक को वापस न करे तो वह व्यक्तिगत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 151 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। व्यक्तिगत नियम का अर्थ क्या है? तो व्यक्तिगत नियम का अर्थ है वित्त वर्ष की समाप्ति पर विधायिका द्वारा दत्त मत सभी विनियोग समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, दूसरे को कारण। ये आपको
पढ़कर उत्तर बताने का प्रयास करना है। प्रश्न नंबर 152। चलिए भाई, इसमें क्या है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा जाता गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आप कथन और कारण को पढ़ते हैं। विधायिका की मंजूरी के बिना कोई लोक व्यय नहीं किया जा सकता। कथन फिर से, विधायिका की मंजूरी के बिना कोई लोक व्यय नहीं किया जा सकता। कारण, आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह भारत की समेकित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकें। तो आप यहाँ पे देखते हैं, क्या देख रहे हैं, कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। विधायिका की मंजूरी के बिना कोई लोक व्यय नहीं किया जा सकता, ये अपना अलग राग आलाप रहा है। और कारण, आपातकाल में भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वह भारत की समेकित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सके, ये अपना अलग राग आलाप रहा है। पर प्रश्न, कथन और कारण दोनों सही हैं। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, सही तो हैं भाई, तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, नहीं करता है भाई, ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो नहीं कर रहा सही है, तो ये दोनों अपने आप गलत हो गए। तो प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 153, 152 हो गया, 153 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 153, अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन कौन दे सकता है? अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन कौन दे सकता है? ये संसद दे सकती है, या राष्ट्रपति दे सकता है, या वित्त मंत्री दे सकता है, या प्रधानमंत्री दे सकता है। प्रश्न नंबर 153 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन कौन दे सकता है? तो ये दे सकते हैं भाई राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 153 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 154, जब लोकसभा में अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तो अध्यक्ष गिलोटिन का अनुप्रयोग कब करता है? प्रश्न नंबर 154, जब लोकसभा में अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तो अध्यक्ष गिलोटिन का अनुप्रयोग कब करता है? ऑप्शन आ, मांगों पर चर्चा होकर अनुदान हो जाने के बाद, या मांगों पर चर्चा होने और लोकसभा द्वारा मतदान किए जाने पर, या मांगों पर चर्चा होने और उन्हें घटा दिए जाने पर, या जब नियत समय समाप्त होने को हो तब। तो प्रश्न नंबर 154 का उत्तर देने का प्रयास करें। जब लोकसभा में अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तो अध्यक्ष गिलोटिन का अनुप्रयोग कब करता है? तो भाई ये गिलोटिन का अनुप्रयोग करता है जब नियत समय समाप्त होने को हो तब। प्रश्न नंबर 154 का
ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 155, कोड के माध्यम से आपको इसका उत्तर देना है भाई। चलिए प्रश्न क्या है। भारत सरकार के वित्तीय प्रबंध में प्रहरी का काम निम्नलिखित में से करता है या करते हैं, कौन करता है। भारत सरकार के वित्तीय प्रबंध में प्रहरी का कार्य कौन करता है। ये लेखा महानियंत्रक या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या लोक लेखा समिति या वित्त मंत्री। ये कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 155 कूट के माध्यम से देना है। तो भारत सरकार के वित्तीय प्रबंध में प्रहरी का काम निम्नलिखित में से कौन करता है। तो आपको बताना है, एक तो काम करते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दो तो सही है, और दूसरा करता है लोक लेखा समिति। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 जिसमें हो वही उत्तर सही होगा। 2 3 ऑप्शन बा। प्रश्न नंबर 155 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। भारत सरकार के वित्तीय प्रबंध में प्रहरी का काम भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति करती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 156, प्रश्न नंबर 156 भाई, ये भी कूट वाला प्रश्न है। अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए भारत में हाल ही में गठित विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं। कोड के माध्यम से उत्तर देना है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए भारत में हाल ही में गठित विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं। ऑप्शन 1 आ, अब विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक वैध हो गया है क्योंकि समितियों की स्थापना विधि द्वारा हुई है। या उसके आगे संसद सदस्यों की सहायता के लिए निपुण और विशेषज्ञ नामित किए गए हैं। या आप विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक सूक्ष्म, सतत और गहन हो गया है। या वित्तीय नियंत्रण लागू करने में राज्यसभा और विपक्षी दलों की अधिक भूमिका होती है। तो चलिए भाई, इसमें क्या सही है, कौन से गुण हैं। प्रश्न नंबर 156 कूट के माध्यम से आपको देना है उत्तर। तो आप विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक वैध हो गया है। अब विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक वैध हो गया है क्योंकि समितियों की स्थापना विधि द्वारा हुई है, ये गुण नहीं। संसद सदस्यों की सहायता के लिए निपुण और विशेषज्ञ नामित किए गए हैं, ये भी गुण नहीं। अब विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक सूक्ष्म, सतत और गहन हो गया है, ये गुण है। वित्तीय नियंत्रण लागू करने में राज्यसभा और विपक्षी दलों की अधिक भूमिका हो सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 4 यानी ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 156 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। बजट प्रस्तावों की समीक्षा के लिए भारत में हाल ही में गठित विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों के निम्नलिखित गुण हैं। अब विधानमंडलीय नियंत्रण अधिक सूक्ष्म, सतत और गहन हो गया है। वित्तीय नियंत्रण लागू करने में राज्यसभा और विपक्षी दलों की अधिक भूमिका होती है। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 157 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। आर्थिक कार्य विभाग नहीं है,
या व्यय विभाग नहीं है, या कंपनी कार्य विभाग नहीं, या राजस्व विभाग नहीं। प्रश्न नंबर 157 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं? तो आर्थिक कार्य विभाग है भाई, व्यय विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है। यहाँ पूछ रहा नहीं है तो नहीं है कंपनी कार्य विभाग। प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन सा कंपनी कार्य विभाग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। प्रश्न नंबर 157 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 158, जिस धन विधेयक में सरकार के सभी प्रकार के कर प्रस्ताव समाविष्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस धन विधेयक में सरकार के सभी प्रकार के कर प्रस्ताव समाविष्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? विनियोजन विधेयक, या अनुमोदन विधेयक, या वित्त विधेयक, या उद्ग्रहण विधेयक। प्रश्न नंबर 158 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किस विधेयक में ऐसा होता है? विनियोग विधेयक, अनुमोदक विधेयक, वित्त विधेयक, या उद्ग्रहण विधेयक? तो ऐसा होता है भाई वित्त विधेयक। जिस धन विधेयक में सरकार के सभी कर के प्रस्ताव समाविष्ट होते हैं उसे क्या कहेंगे? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक कहेंगे। प्रश्न नंबर 158 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 159, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निम्नलिखित में से किससे सीधा संबंध है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निम्नलिखित में से किससे सीधा संबंध है? ये कार्य सलाहकार समिति से, या सार्वजनिक उपक्रम समिति से, या लोक लेखा समिति से, या प्राक्कलन समिति से? तो भाई हम इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, या किसी बोर्ड या किसी आयोग द्वारा किसी भी स्टेट में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया हूँ, उन सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है ताकि इस टॉपिक से आपके सामने परीक्षा हाल में जो भी प्रश्न आए वो आपसे छूटने ना पाए। ये आपके सामने कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें कठिन प्रश्नों को पहले इसलिए लिया कि आप इसको 2-3 बार देखें, बार बार देखें तो आपको भी ये प्रश्न सरल लगने लगें। तो इसलिए पहले ये प्रश्न लेके चला हूँ, बाद में हम आपके सामने रिवीजन क्लास ले आएंगे तो उसमें भी किसी भी आयोग या किसी भी बोर्ड, किसी भी स्टेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे और उसमें हम व्याख्या करके भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो रिवीजन क्लास में हम अधिक से अधिक व्याख्या करेंगे आपके सामने, आपको उसमें व्याख्यात्मक उत्तर देंगे, आपको उसमें एक प्रश्न के कईयों उत्तर मिलेंगे आपको। पर अभी उन प्रश्नों को लेकर चल रहा हूँ जिन प्रश्नों के तैयारी ना हो पाने के कारण सफलता रुक जाती है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को लेके पहले चल रहे हैं ताकि उन कठिन प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखें। तो ये सेशन कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। ये रिवीजन क्लास इसके बाद में हम आपके सामने भेजेंगे। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 159, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का निम्नलिखित में से किससे सीधा संबंध है? तो उत्तर देने का प्रयास करें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संबंध कार्य सलाहकार समिति से है, या सार्वजनिक उपक्रम समिति से है, या लोक लेखा समिति से है, या प्राक्कलन समिति से है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध भाई लोक लेखा समिति से है भाई। प्रश्न नंबर 159 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। और ये सेशन अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें भाई।
ये सेशन दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ये सेशन उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जितना अधिक लोकप्रिय बनाएंगे आप लोग, हम उतना ही अधिक आपके लिए मेहनत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 160, भारत सरकार का सभी राजस्व निम्नलिखित में जमा किया जाता है और वहीं से फिर निकाला जाता है। प्रश्न को फिर समझें। भारत सरकार का सभी राजस्व निम्नलिखित में जमा किया जाता है और वहीं से फिर निकाला जाता है। ऑप्शन, ये भारत की आकस्मिक निधि में हिस्सा होता है, या भारत की लोक निधि में, या भारत का सार्वजनिक लोक लेखा निधि में, या भारत की संचित निधि में। तो प्रश्न नंबर 160 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत सरकार का सभी राजस्व निम्नलिखित में जमा किया जाता है और उसी से निकाला जाता है, और वहीं से फिर निकाला जाता है। तो चलिए भाई ये बताने का प्रयास करें, ये भारत की आकस्मिक निधि है, या भारत की लोक निधि है, या भारत का सार्वजनिक लेखा है, या भारत की संचित निधि है। तो भाई प्रश्न नंबर 160, ये भारत की संचित निधि भाई। भारत सरकार का सभी राजस्व संचित निधि में जमा की जाती है और वहीं मतलब संचित निधि से फिर निकाली जाती है। तो प्रश्न नंबर 160 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 161, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरता है? भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरता है? 2 चरणों से, या 4 चरणों से, या 5 चरणों से, या 6 चरणों से? प्रश्न नंबर 161 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में कितने चरणों से गुजरता है? 2 चरणों, 4 चरणों, 5 चरणों, या 6 चरणों से? तो भाई ये 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया में 5 चरणों से गुजरना होता है भाई। प्रश्न नंबर 161 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 162, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आकस्मिक निधि की गठन की गई है? उस अनुच्छेद का नाम बताना है आपको। प्रश्न नंबर 162, ये 260 के अंतर्गत आकस्मिक निधि का गठन किया गया है, या 265 के अंतर्गत, या 267 के अंतर्गत, या 270 के अंतर्गत? आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रश्न नंबर 162 का उत्तर दें भाई। चलिए भाई उत्तर देते रहें। भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है, वो अनुच्छेद है 267। 267 के अंतर्गत आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है भाई। प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 163, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के विषय में मांगों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मांगों को घटा सकती है, मांगों को बढ़ा सकती है, मांगों को घटा या बढ़ा नहीं सकती है। तो भाई प्रश्न नंबर 163 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के विषय में चलिए भाई बताने का प्रयास करें। मांगों में हस्तक्षेप कर सकती है, या मांगों को घटा सकती है,
या मांगों को बढ़ा सकती है या मांगों को घटा बढ़ा दोनों हो सकती है। तो 163 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 163, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के विषय में। भाई प्रश्न नंबर 163 घटा सकती है भाई। प्रश्न नंबर 163 में संसदीय लोकतंत्र में विधायिका बजट में प्रस्तुत मांगों के विषय में मांगों को घटा सकती है। प्रश्न नंबर 163 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यदि वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का बिना अधिक नुकसान किए प्रत्याग किया जा सकता है? ये विस्तार का या उत्तरदायित्व का या जवाबदेही का या नियंत्रण का? यदि वित्तीय प्रशासन को प्रभावी बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का बिना अधिक नुकसान के प्रत्याग किया जा सकता है? तो ये विस्तार का भाई। प्रश्न नंबर 164 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का भाग नहीं बनता? निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट का भाग नहीं बनता? पिछले वर्ष के सार्वजनिक वित्त का पुनर्निरीक्षण। पिछले वर्ष के सार्वजनिक वित्त का पुनर्निरीक्षण ये भाग बनता है भाई। चालू वर्ष के प्राप्तियों और व्ययों का प्राक्कलन ये भी भाग बनता है। पिछले 3 वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय ये भाग नहीं बनता। पिछले 3 वर्ष नहीं, चालू वर्ष की प्राप्तियों और व्ययों का या पिछले साल के 3 सालों के वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का भाग नहीं बनता है। फिर ऑप्शन द अगले वर्ष की मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव ये भी बनता है। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन सा बजट का भाग नहीं है? तो बजट का भाग नहीं है ऑप्शन सा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 166। प्रश्न नंबर 166, पूरक अनुदानों के लिए मांग सदन में प्रस्तुत और उसके द्वारा पारित होनी चाहिए। चलिए भाई, पूरक अनुदानों के लिए मांग सदन में प्रस्तुत और उसके द्वारा पारित होनी चाहिए। संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, अगले वर्ष का बजट पारित होने से पूर्व, संचित निधि से धन निकास के उपरांत या सीएजी के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत। प्रश्न नंबर 166 का उत्तर देने का प्रयास करें। पूरक अनुदानों के लिए मांग सदन में प्रस्तुत और उसके द्वारा पारित होनी चाहिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व। हाँ भाई, यही सही है। संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व पारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 167, सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलाप की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए बजट को क्या कहते हैं? सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलाप की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए बजट को क्या कहते हैं? लाइन आइटम बजट कहते हैं या कार्यक्रम बजट कहते हैं या निष्पादन बजट कहते हैं? इन कथनों में कौन से सही हैं भाई? तो ये आपको बताना है। सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलाप की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए बजट को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 167 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये कहते हैं कार्यक्रम बजट और निष्पादन बजट। 2 और 3 जिसमें हो वही ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलाप की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए बजट को कार्यक्रम बजट और निष्पादन बजट कहते हैं।
प्रश्न नंबर 167 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 168, ये भी कूट वाला प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 168, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी खर्चों का परीक्षण करता है, वित्त नीति का निर्माण करता है, विभिन्न विभागों के अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करता है, या देखता है कि सार्वजनिक खर्च सरकारी नियमों के अनुरूप हो। तो इसका कूट के हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना है। कूट आपके हैं ये, अब आपके प्रश्न ऑप्शन और उसका कूट सामने है। तो प्रश्न नंबर 168 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये कूट और प्रश्न दोनों आपके सामने हैं। सरकारी खर्चों का परीक्षण करता है या वित्त नीति का निर्माण करता है, या विभिन्न विभागों के अनुदानों को स्वीकृति प्रदान करता है, या यह देखता है कि सार्वजनिक खर्च सरकारी नियमों के अनुरूप हो। तो प्रश्न नंबर 168 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 168, तो ये सरकारी खर्चों का परीक्षण करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और वित्त नीति का निर्माण नहीं करता, विभिन्न विभागों के अनुदानों को स्वीकृति ये थोड़ी प्रदान करेगा, ये नहीं करता, ये देखता है कि सार्वजनिक खर्च सरकारी नियमों के अनुसार हो। तो 1 और 4 जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से कार्य करते हैं? सरकारी खर्चों का परीक्षण, सार्वजनिक खर्च सरकारी नियमों के अनुसार हो। तो 1 और 4 ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 168 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 169, भारत में लेखा परीक्षा के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? भारत के लेखा परीक्षा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए भाई उत्तर देने का ऑप्शन देख लें। पहले ऑप्शन देखें, भारत में लेखा परीक्षा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन आ, यह एक संवैधानिक दायित्व है, या ये खर्च के गुणों के प्रश्न पर विचार करता है, या खर्च के औचित्य, अपव्ययता और अतिशयता की जांच पड़ताल करता है, या ये एक कार्यकारी आदेश से अधिशासित होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है भाई। यह एक संवैधानिक दायित्व है, यह खर्च के गुणों के प्रश्न पर विचार करता है, या खर्च के औचित्य, अपव्ययता और अतिशयता की जांच पड़ताल करता है, यह एक कार्यकारी आदेश से अधिशासित होता है। तो प्रश्न नंबर 169 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 169, तो ऑप्शन द, यह एक कार्यकारी आदेश से अधिशासित होता है। प्रश्न नंबर 169, भारत के लेखा परीक्षा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो आपसे पहले ये पता आपको लगाना है कौन सही है। यह एक संवैधानिक दायित्व है, ये सही है। ये खर्च के गुणों के प्रश्न पर विचार करता है, सही है। ये खर्च के औचित्य, अपव्ययता और अतिशयता की जांच पड़ताल करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन द, ये कार्यकारी आदेश को से अधिशासित होता है, ये सही नहीं है, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई, ये कार्यकारी आदेश से अधिशासित नहीं होता। प्रश्न नंबर 169 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 170, एक बजट का नियमित रूप से पारित किया जाना, एक बजट का नियमित रूप से पारित किया जाना लंबित रहने पर संसद द्वारा जो अग्रिम अनुदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाई प्रश्न नंबर 170 का उत्तर देने का प्रयास करें। एक बजट का नियमित रूप से पारित किया जाना लंबित रहने पर संसद द्वारा जो अग्रिम अनुदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 170 का उत्तर दें भाई। प्रत्ययानुदान कहते हैं या सांकेतिक अनुदान कहते हैं, ये या लेखा अनुदान कहते हैं या पूरक अनुदान कहते हैं भाई। प्रश्न नंबर 170 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 170, एक बजट का नियमित रूप से पारित किया जाना लंबित रहने पर संसद द्वारा जो अग्रिम भुगतान या अनुदान प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं लेखा अनुदान भाई, लेखा अनुदान। प्रश्न नंबर 170 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।